हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, गॉसियन सरफेस से रिलेटेड पॉइंट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कशन काफ़ी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट डिस्कशन हमारा जा रहा है गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करें। आप सोचें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही स्टडी कर रहे हैं, बट पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते थे वह ड्यू टू पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज नहीं था तो उसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करके करते थे। अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन डिफरेंट केसेज में कैसे किया जा सकता है, डिफरेंट सिमेट्रिकल केसेज में कैसे किया जा सकता है, इसको हम देखने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। केयरफुली देखें, सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और सेल। हॉलो स्फीयर को ही हम लोग सेल भी बोलते हैं और सॉलिड, अब आपको लग रहा होगा हॉलो ले या सॉलिड ले कोई अंतर नहीं है क्या? बिल्कुल। चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर करें, कंडक्टिंग स्फीयर जब हम ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, तो हमने कहा था कि इसके इंटीरियर में चार्ज नहीं होता है। अगर ये सॉलिड है और चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो भी सारा चार्ज यहाँ पर ही हो जाएगा, और अगर हॉलो है तो ये साइड में कोई चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन द सरफेस। अब ये टोटल चार्ज ऑन द सरफेस होगा तो इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं है, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो। ये बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमने कहा था कंडक्टिंग या कंडक्टर या मेटल के इनसाइड में चार्ज नहीं होता है, वह टोटल चार्ज आउटसाइड में चला जाता है। तो उस कंसेप्ट से इसका इंटीरियर चार्ज फ्री हो गया। तो सॉलिड रहेगा तो भी चार्ज यहाँ पर, हॉलो रहेगा तो भी। अब यहाँ कैलकुलेट कहाँ पर करना है? एट एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सेंटर अगर ओ ले लेते हैं तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब आर का वैल्यू कैपिटल लेटर आर से मच ग्रेटर देन ले रहे हैं, मच ग्रेटर देन ले रहे हैं, तो मच ग्रेटर देन मतलब इन्फिनिटी की ओर जा सकते हैं। जब एक्सटर्नल पॉइंट है तो मच ग्रेटर देन भी आप ले सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर सरफेस से थोड़ा सा आगे भी ले सकते हैं। मतलब टिल द सरफेस भी आप सोच सकते हैं, टिल द सरफेस भी आप सोचेंगे तो एक्सटर्नल ही होगा। तो टिल द सरफेस टू वेरी लार्ज डिस्टेंस, कहीं भी हम सोचें, हमने कोई एक पॉइंट पी लिया है। स्मॉल लेटर आर ग्रेटर देन कैपिटल लेटर आर, मच ग्रेटर देन करेंगे तो वेरी लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा। एक जनरल डिस्टेंस हमने लिया है, ये लार्ज है या वेरी स्मॉल है, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा है। अब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां से पास करता हुआ एक सिमेट्रिकल स्फीयर कंसीडर करें। मैंने इधर इंक नहीं चलाया है, बट आप इमेजिन कर लें कि इंक कैसे चला हुआ है। ये जो आपका इमेजिनेशन लाइन का है, ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है। गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, बट इस सरफेस को हमने किस फॉर्म में लिया है? स्फेरिकल फॉर्म में लिया है। तो स्फेरिकल फॉर्म में लेने की वजह से गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इसको कंसीडर करें। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जब हमने कंसीडर किया तो अब आप देखें कि गॉस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं तो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं तो थोड़ा केयर करें कि इम्प्लीमेंट करने वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। ये गॉस लॉ जब लिखते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए किसका एरिया लेते हैं? डीए हम लोग गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं। डीए किसका एरिया लेते हैं? गॉसियन सरफेस का लेते हैं। यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया। और क्यों हम लोग लेते हैं कि गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है, कितना बंद है। तो अगर ये गॉसियन सरफेस लेते हैं तो इसमें जो चार्ज इनक्लोज है उस चार्ज इनक्लोज का वैल्यू वही होगा जो इस सेल पर होगा, जो हॉलो स्फीयर पर होगा, राइट। तो अब यहां से आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद एरिया,
एरिया आप लेंगे इस स्फीयर का, इस स्फीयर का टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया। कौन सा एरिया लेना है? टोटल सरफेस एरिया इसका लेना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में ई और डीए के बीच का एंगल आप क्या लेंगे? अगर बहुत छोटा सा कट यहां से सोच लें, ये इतना बड़ा एरिया में से एक छोटा सा एरिया सोच लें, तो इस एरिया का डायरेक्शन ये है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल 0 डिग्री होगा। और टोटल इनक्लोज्ड चार्ज जो गिवन चार्ज होगा यहाँ पर वही इनक्लोज्ड चार्ज होगा। मान लो गिवन चार्ज यहाँ पर कैपिटल लेटर Q है, तो Q इनक्लोज्ड की जगह पर कैपिटल लेटर Q लेंगे, y एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर जो लास्ट डिस्कशन हमने किया E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, मतलब कि जितना भी चार्जेज है यू कैन सपोज दैट टोटल चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर। आप ऐसा मान सकते हैं कि टोटल चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। मतलब इस डिस्कशन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये स्फीयर का जो टोटल चार्ज Q था, ये टोटल Q इसके सेंटर पर है और ये r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो टोटल चार्ज सेंटर पर एज्यूम कर लेंगे, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड की ओर। तो सेकेंड की ओर चलते हैं, तो ये सेकेंड नंबर पॉइंट, इसी को हम बदल रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के बजाय अब हम लोग सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे। पॉइंट नंबर सेकेंड में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एट इंटरनल पॉइंट। पहले हम कहां पर कैलकुलेट किए थे? एक्सटर्नल पॉइंट पर। अब सेकेंड पॉइंट में कहां पर कैलकुलेट करेंगे? इंटरनल पॉइंट। अब हमें ये देखना है कि इंटरनल पॉइंट के लिए कैसे डिस्कशन करेंगे। जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे थे तो वहां से एक गॉसियन बाउंड्री हमने कंसीडर किया था। अब यहां पर क्या करेंगे, मान लो कि ये हॉलो स्फीयर हो गया, ये हॉलो स्फीयर पर टोटल चार्ज Q है, ये टोटल चार्ज Q कहां पर होगा? इसके सरफेस पर होगा। ये टोटल चार्ज सरफेस पर होगा और ये रेडियस आपने r कंसीडर कर लिया। इनसाइड में मान लो कि कोई पॉइंट P आपने ले लिया। तो हमने पिछले डिस्कशन में क्या किया था, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था वहां से एक गॉसियन बाउंड्री बनाया था। यहां पर भी क्या करेंगे, यहां से एक गॉसियन बाउंड्री इमेजिन करेंगे। अब ये जो गॉसियन बाउंड्री हम इमेजिन करने जा रहे हैं, ये गॉसियन बाउंड्री में चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा? इसमें अगर कोई इनक्लोज्ड चार्ज आपसे पूछेगा तो 0 होगा, क्योंकि सारा चार्ज तो इसके बाद है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे E डॉट डी ए इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इनक्लोज्ड चार्ज 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। ध्यान देंगे आप, सॉलिड जब हमने लिया तो यहाँ कंडक्टिंग लगाया है, नॉन कंडक्टिंग का केस अलग होता है। ये किसका केस है? कंडक्टिंग का। कंडक्टिंग में सॉलिड आप कंसीडर करें या हॉलो कंसीडर करें,
दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें आप हॉलो कंसीडर करें या सॉलिड कंसीडर करें, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि सॉलिड भी है तो टोटल चार्ज यहीं पर होगा और हॉलो भी रहेगा तो यहीं पर होगा, कंडक्टिंग होने की वजह से। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 3, केस नंबर 3, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, find electric field due to non-conducting solid sphere at external point। non-conducting external point पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। अब स्फीयर कौन सा हम कंसीडर कर रहे हैं? स्फीयर हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होने से क्या होगा कि जब टोटल चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ये टोटल पर। तो ये प्लस चार्ज अगर टोटल पर होगा तो कैलकुलेशन करना है पी पॉइंट पर। ये आर डिस्टेंस है, ये यहां से कैपिटल लेटर आर है, ये टोटल चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहां पर फिर क्या करेंगे? गॉसियन बाउंड्री कंसीडर करेंगे, जैसे वहां पर कंसीडर किए थे। वहां पर जब गॉसियन बाउंड्री कंसीडर किए थे तो गॉस लॉ अप्लाई करने वक्त आपने जो सोचा था वो ई डॉट डी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर आप क्या करेंगे? वही काम तो यहां भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि ई डॉट डी जब करेंगे तो एरिया जब लेंगे तो ये गॉसियन बाउंड्री का एरिया लेंगे। ये हमारा फिर क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। जीएस समझ रहे हैं ना? जीएस। अब यहां पर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया किसका ले लें? इसका ले लें। तो इसका एरिया लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस जीएस, जनरल स्टडी नहीं समझेगा ना, जीएस गॉसियन सरफेस, राइट। अब यहाँ पर क्यू इनक्लोज चार्ज, तो इस बाउंड्री में इनक्लोज चार्ज वही होगा जो यहाँ का गिवन चार्ज होगा। तो मान लो ये गिवन चार्ज क्यू है, तो यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखें। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मिल रहा है E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे टोटल चार्ज उसके सेंटर पर प्लेस्ड हो। क्लियर? आप ध्यान से समझिए, एक्सटर्नल पॉइंट हॉलो स्फीयर के लिए जो हमने सोचा था या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉरी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था ना। केस फर्स्ट में हमने क्या सोचा था? फिर से आप रिवाइज कर लें। केस फर्स्ट में हमने सोचा था कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या फिर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है तो चाहे कंडक्टिंग रहे चाहे नॉन कंडक्टिंग रहे, चार्ज कहां पर रहेगा? सरफेस पर। लेकिन सॉलिड है और कंडक्टिंग है तो चार्ज कहां पर रहेगा? सरफेस पर। तो एक्सटर्नल के लिए ऐसे बिहेव किया था जैसे टोटल चार्ज उसके सेंटर पर। यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में टोटल चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर है, लेकिन एक्सटर्नल पोजीशन के लिए ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे टोटल चार्ज इसके सेंटर पर प्लेस्ड किया गया हो। तो यहां से ये फार्मूला हमें मिल गया तीसरा नंबर केस में। चौथा नंबर केस हम लोग इसका क्या डिस्कस करेंगे? चौथा नंबर केस एक्सटर्नल पॉइंट के बजाय अगर इंटरनल पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग
सॉलिड स्फीयर एट इंटरनल पॉइंट। अब इंटरनल पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद 4 नंबर पॉइंट डिस्कस। इंटरनल पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस कैसे हम सोचेंगे। मान लो कि ये स्फीयर हो गया, ये जो स्फीयर हमने बनाया है, सॉलिड स्फीयर जो बनाया है, तो इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्पर्स्ड है, और यहाँ पर पी पॉइंट हमने कंसीडर किया है। मान लो इंटरनल पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, स्मॉल लेटर आ है। यहाँ से अगर गॉसियन बाउंड्री इस तरीके से हम सोचेंगे तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। ये टोटल चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। हमने क्या कहा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, जीएस गॉसियन सरफेस के लिए। अब गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि इस एरिया में टोटल चार्ज इंक्लोज्ड नहीं है। ये जो टोटल चार्ज गिवन है उसको हमने कैपिटल लेटर Q से डिनोट किया था। इसमें जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा वह टोटल चार्ज का एक पार्ट होगा, टोटल नहीं होगा। तो जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, E गॉसियन बाउंड्री पर गॉस लॉ जब यूज करेंगे, E डॉट dA इक्वल टू Q/ε0, तो E इंटू 4πr²। हमने हमेशा कहा है जितना भी केसेज है, dA टोटल एरिया, इंटीग्रेशन के बाद टोटल एरिया होगा किसका, गॉसियन बाउंड्री का। तो ये गॉसियन बाउंड्री है, इसका एरिया 4πr² हमने लिया है। अब इसका वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ पर Q इंक्लोज्ड चार्ज है, बट ये इंक्लोज्ड चार्ज कितना है हमें पता नहीं है, ये टोटल चार्ज हमें पता है। तो मान लो इंक्लोज्ड चार्ज Q है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर रफ वर्क में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रफ वर्क में कैसे देख रहे हैं, ये देखिए, ये जब टोटल चार्ज Q था तो ये कितने वॉल्यूम में एडजस्टेड था, 4/3πr³। तो 4/3πr³ वॉल्यूम में टोटल चार्ज Q एडजस्टेड था, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना एडजस्टेड होगा, Q/4/3πr³। इसका वॉल्यूम कम होगा, कितना होगा, 4/3πr³। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज एडजस्टेड होगा, तो आपने यूनिटरी रूल के हिसाब से समझ गया कि इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो 1 में इतना है, तो इतने में कितना हो जाएगा, तो Q/4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई 4/3πr³। 4/3π कैंसल आउट हो जाएगा, Q/r³ इंटू r³। ये हो गया इंक्लोज्ड चार्ज Q का वैल्यू। तो इस तरीके से हमने निकाला कि इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, अभी चार्ज हमारा Q हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन हमने किया कि इतने सा वॉल्यूम में चार्ज का वैल्यू ये है, इसी चार्ज को हमने यहाँ पर डिनोट किया है Q लेटर से। तो यहाँ पर Q/ε0 के जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल Q r³ y/ε0। अब यहाँ से E का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो r² से r² कैंसल आउट हो जाएगा, Q/4πε0r³। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया, QR/4πε0r³। ये कैलकुलेशन, जितना भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, रिजल्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, डिटेल डिस्कशन 12th के एग्जामिनेशन के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। हालांकि डेरिवेशन इसका जो स्टूडेंट 12th का एग्जाम नहीं भी देने वाले हैं
उन्हें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जहां पर गॉस लॉ समझते हुए उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेरिवेशन दोनों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, 12th का एग्जाम नहीं देना है तो भी, और जिनको 12th का एग्जाम देना है उन्हें तो खास करके इस पर ध्यान देना ही चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। आप टोटल डिस्कशन को अगर फिर से रिमाइंड करेंगे स्फीयर के केस में, तो आप सीधी सी बात देखेंगे कि दो तरह का रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। दो तरह का रिजल्ट क्या मिला, एक्सटर्नल और इंटरनल। टोटल दो तरह का जो केसेज हमने आपको समझाया कि इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट। तो सॉलिड स्फीयर के केस में इंटरनल पॉइंट पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट के केस में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या फर्क पड़ रहा होगा, इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा, और इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इस तरह का डिस्कशन आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट का ग्रेविटेशन चैप्टर सही से दिमाग में चल रहा होगा, एज आई थिंक कि ये सारी बातें लग रहा होगा कि जैसे रिपीट हो रहा है। आप याद कीजिए, थोड़ा सा हम बैक होकर इसलिए जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट ग्रेविटेशन नहीं पढ़े हैं और क्लास में बैठे हुए हैं तो थोड़ा देर के लिए दिमाग को हटा दें, लेकिन जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास करें। ग्रेविटेशन में भी आप पढ़ते थे कि सॉलिड स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। इस तरह का रिजल्ट है आप लोग को याद? अगर याद है तो घर पर जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको लगेगा कि गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है, जस्ट इस तरह का एप्लीकेशन आप ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ चुके हैं। वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट के बाद पांचवा नंबर पॉइंट। इन फिफ्थ नंबर पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइव नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया। ये वेरी लार्ज लेंथ का हमने लिया है, वेरी लॉन्ग कंसीडर किया है। इसका रेडियस अगर स्मॉल लेटर ए ले लें और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से स्मॉल लेटर आर ले लें, तो ये लीनियर कब कहलाएगा? अगर ये रेडियस इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, ये लीनियर कहलाएगा, एक लाइन की तरह कहलाएगा। हमने क्या कहा कि अगर ये रेडियस ए इसके कंपैरिजन में मच स्मॉलर देन होगा तो ये एक थिन वायर की तरह दिखेगा, और इसी को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इस तरीके से कंसीडर करते हैं,
मतलब ये कंसीडरेशन का मेन मकसद क्या है, हमें ये समझना, ये समझाना कि इसका रेडियस जो है नेग्लिजिबल है और ये एक पतला सा धागे की तरह है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। नेगेटिव भी हो सकता है बट हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से r डिस्टेंस पर P पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना। फिर क्या करेंगे, हमारा प्लानिंग क्या होगा, हमारा प्लानिंग होगा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां पर एक गॉसियन बाउंड्री कंसीडर करते हैं। जब स्फीयर के लिए गॉसियन बाउंड्री कंसीडर करते थे तो स्फेरिकल शेप का लेते थे और जब लाइन के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो वह सिलिंड्रिकल शेप का होना चाहिए। तो यहां पर सिलिंड्रिकल शेप का लेंगे तो मान लो कि ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर का रेडियस r हो गया, दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर दिखना चाहिए। हो सकता है थोड़ा लेफ्ट साइड कम या ज़्यादा दिख रहा है, इसको आप एडजस्ट करके ऐसा दिखलाएं कि दोनों बराबर ही दिख रहा है। ऐसे उतना आपको समझने का आदत होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम हम बिल्कुल स्केल पर तो बनाते नहीं है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपका ये कहना होगा कि ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर हम क्या कंसीडर करें। इसके बारे में हमने कहा ये वेरी लॉन्ग है, हमें भी नहीं पता है कहाँ तक है। वेरी लॉन्ग है मतलब ये कहाँ तक है मुझे भी पता नहीं, ये कहाँ तक है हमें भी पता नहीं है। बोर्ड से ऊपर कहीं गया होगा, ये बोर्ड से नीचे कहीं बहुत नीचे तक चला गया। मतलब ये लीनियर होने के लिए इसका लेंथ इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वेरी लार्ज होना चाहिए। यहाँ पर जब ये लेंथ वेरी लार्ज है तो ये जो सिलेंडर हम बना रहे हैं तो ये वेरी लार्ज लेंथ का सिलेंडर नहीं बनाकर हम लोग एल लेंथ का सिलेंडर बना रहे हैं। सिलेंडर का लेंथ कितना ले रहे हैं, स्मॉल लेटर एल ले रहे हैं। स्मॉल लेटर एल लेंथ का जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है तो उसके लिए हमें ये सोचना होगा कि इतने सा रीजन में कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए इसके चलते किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, राइट। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन ये 3 टाइप्स ऑफ एरिया यहां पर डिस्कस हो रहा है। ये जो फ्लैट एरिया है, सर्कुलर एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्लैट टाइप का सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। तो ये E और A2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये E और A1 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो निश्चित रूप से इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब इसके चलते फ्लक्स नहीं होगा, इसके चलते फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स सिर्फ इसके चलते होगा। और ये जो P पॉइंट हमने कंसीडर किया है, अगर ये वेरी स्मॉल एरिया लेते हैं तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो आप देखें तो E और DA सेम डायरेक्शन में हो गया। अब गॉस लॉ जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो गॉस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, सर्कुलर इंटीग्रेशन E डॉट DA इक्वल टू सर्कुलर इंटीग्रेशन E डॉट DA इक्वल टू Q by एप्सिलॉन। E DA के बाद हमको जरूरत पड़ेगा Q का। तो Q का मतलब यहां से यहां तक हमने क्या कहा, यहां से यहां तक जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वही हमारा इनक्लोज्ड चार्ज होगा। इसके ऊपर से हमको मतलब नहीं है, इसके नीचे से हमको मतलब नहीं। इस पर चार्ज का अमाउंट नहीं दिया हुआ रहेगा। वेरी लॉन्ग लेंथ जब कंसीडर करते हैं तो ऐसे केस में लैम्बडा दिया हुआ रहता है। लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ से डिफाइंड होता है और लैम्बडा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ डेंसिटी हम बोल रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी के टर्म में होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा और लैम्बडा का वैल्यू Q by L होता है। Q by L का मतलब क्या हुआ ये समझिए।
चार्ज पर यूनिट लेंथ में चार्ज इतना है, तो हमें जितना लेंथ में कैलकुलेट करना है उतना लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर Q का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ये बार बार जो यहाँ हम दिखला रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमको चार्ज चाहिए, ये चार्ज का हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर E एरिया, इसका टोटल, ये छोटा सा एरिया हमने लिया है, पर टोटल कर्व एरिया आप लेंगे तो कितना हो जाएगा कर्व एरिया 2 पाई r इंटू एल। सिलेंडर का कर्व एरिया 2 पाई r इंटू एल, तो 2 पाई r इंटू एल। हमने ये एरिया ही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? इसलिए कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। यहाँ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है इसलिए 0 नहीं होगा। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q के बदले क्या लिखेंगे? तो लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो एल से एल कैंसल आउट हो गया, E इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, E इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हमने लिया है, इसमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r रखा है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा पहले से कि जो गॉसियन बाउंड्री ले रहे थे GS, मैंने बार बार कहा GS गॉसियन सरफेस, तो इसका लेंथ हमने स्मॉल लेटर l लिया था, तो किसी को लग रहा था कि ये तो पूरा उसमें इंक्लोज ही नहीं हो रहा है। आप जितना भी लेंगे फाइनल l का वैल्यू क्या हो जा रहा है? कैंसल आउट। इसलिए ये कितना बड़ा बना रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी किसी बुक में डेरिवेशन किया है उसमें ईयर लेंथ नहीं लेकर यूनिट लेंथ लिखता है। यूनिट लेंथ इसीलिए लिखता है कि 1 भी लेंगे तो 1 और 1 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ l और l भी कैंसल आउट हो जा रहा है। इसलिए कितना बड़ा लेंथ कंसीडर करते हैं इसके डेरिवेशन में कोई मीनिंग नहीं रखता है। तो ये 5 नंबर पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 6th नंबर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट की बात करते हैं तो आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपका प्लेन शीट है, राइट? ये ऐसे सोचिए प्लेन शीट है। तो जब इस पर चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चार्ज ये साइड भी रहेगा और चार्ज ये साइड भी रहेगा। तो इसके ये साइड में अगर आप कहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप अपने इमेजिन कीजिए एक सिलेंड्रिकल पोर्शन एक साइड से दूसरा साइड पार करता हुआ होना चाहिए, इसको छेद करता हुआ इधर से उधर जाता हुआ इमेजिन कीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसका साइज हम कितना बड़ा लें। इसका साइज आप कितना बड़ा लेते हैं उससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप किसी भी साइज का आप कंसीडर करें, बाद में आप देखेंगे कि इसके साइज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये सोचना है कि जब ये नॉन कंडक्टिंग शीट है तो ये साइड भी चार्ज होगा, ये साइड भी चार्ज होगा, बीच में भी चार्ज होगा। और नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट जो लिया जाता है वो वेरी थिन होता है, उसका थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। जैसे मैं ये जो आपके सामने दिखा रहा हूँ ये बुकलेट है, तो ये बुकलेट में क्या है कि कुछ ना कुछ थिकनेस है, बट इसका थिकनेस ना हो इसके लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप इसका एक शीट इसको कंसीडर कीजिए, इसका थिकनेस काफी कम हो गया, राइट? अब इसका थिकनेस काफी कम है तो सिलेंडर को एक पार से दूसरे पार ले जाएंगे, तो एक साइड ये और एक साइड ये और बीच में जो जगह आपको दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस नेग्लिजिबल रह जाएगा। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था एरिया वेक्टर के लिए कि एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर करके लेते हैं, तो इधर का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ये साइड का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के चलते ये साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज के चलते ये साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर,
आप इसको चाहें तो इसका लेंथ आप x ले लें, आपकी मर्जी, y ले लें, आपकी मर्जी, कुछ भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले लें, लेकिन जितना डिस्टेंस राइट साइड सोचना है उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड सोचना है। डिस्टेंस जब दोनों साइड हमने इक्वल कंसीडर किया है तो अब देखते हैं कि उस डिस्टेंस से कोई मतलब है ये। जब गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं d डॉट dA इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन, तो q इनक्लोज्ड चार्ज है। इनक्लोज्ड चार्ज निकालेंगे कैसे? तो ये जो इनक्लोज्ड चार्ज निकालना होगा कि ये एरिया पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ध्यान से आप सुने, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई वॉल्यूम। ठीक ये उसी तरीके से है जैसे लीनियर मास डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में आपको मिला होगा पढ़ने का, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कुछ टीचर इसको यूज करते हैं। तो इन दोनों चैप्टर में लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी पढ़ते थे, वॉल्यूम मास डेंसिटी पढ़ते थे, और यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो जब इसको dA से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू dA उसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू dA, तो ये चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा इंटू dA राइट साइड भी होगा और सिग्मा इंटू dA लेफ्ट साइड भी। तो इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, E dA एक साइड ये हो गया और फिर ये भी हो गया E dA, और राइट साइड क्या लिखेंगे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा dA डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखें dA कॉमन होकर कैंसल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट 7th नंबर में हम देखेंगे कि अगर कंडक्टिंग शीट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सेवन नंबर फिर से वही बात डिस्कस करने जा रहे हैं। अंतर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग के बजाय कंडक्टिंग प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन शीट। कंडक्टिंग प्लेन शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट। जैसे नॉन कंडक्टिंग आपने कैलकुलेट किया वैसे ही कंडक्टिंग होगा, सिर्फ फर्क आपको समझ लेना है। फर्क क्या होगा कि जब कंडक्टिंग शीट आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जब सिलिंड्रिकल पोर्शन कंसीडर करेंगे तो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन कंसीडर करने में जैसे आपने वहाँ लिया था ये x डिस्टेंस है, यहाँ भी x डिस्टेंस है, तो कंडक्टिंग होने से चार्ज इन बिटवीन लेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये टोटल चार्ज आपका यहाँ पर मिलेगा, ये टोटल चार्ज यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी हो गया, यहाँ पर चार्ज है ही नहीं। तो डिसकंटिन्यूटी होने से जब ये साइड आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये साइड के कंटिन्यूटी में ऐड नहीं होगा। जिस समय आप ये साइड सोच रहे हैं ये आपका dA हो गया और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और dA एरिया इधर होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से दोनों का एडिशन नहीं करेंगे। वहाँ पर कंटिन्यूटी था मतलब बीच का जो लेयर था, माइक्रो लेयर था, उसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट यहाँ पर बीच का माइक्रो लेयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने की वजह से डिसकंटिन्यूटी होगा। और यहाँ पर E dA केवल एक ही बात लिखेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा dA बाई एप्सिलॉन नॉट। बस सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ दो बार E dA हो गया और यहाँ पर एक ही बात हुआ ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ से E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों मिलकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या यूज है हम आगे फिर
डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो डेरिवेशन आया, ये डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान से देखिए, दोनों ही केस में 6 या 7 दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है ये सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। दूसरा बात हमने क्या कहा था, ये कितना साइज का लेते हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एरिया साइज बढ़ने से क्या होगा, ये एरिया बढ़ेगा, तो ये एरिया तो फाइनल कैंसल आउट हो जा रहा है, इसलिए इसका साइज लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सिलेंड्रिकल ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, आप दूसरे शेप का भी कंसीडर कीजिएगा तो फाइनल एरिया तो कैंसल आउट ही होना है, इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कितने भी साइज का कंसीडर कीजिए, सिलेंड्रिकल के बजाय अगर आप चाहें तो रेक्टेंगुलर टाइप का भी रॉड इमेजिन कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप का भी गॉसियन सरफेस इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर ये इमेजिनेशन हमारा गॉसियन सरफेस है, ये इमेजिनेशन हमारा गॉसियन सरफेस है, उधर भी उसी तरीके से गॉसियन सरफेस था।